नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे समर्पण निधि वर्सेस चंदा। समर्पण निधि को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा इतनी सजग है कि अब प्रदेश कार्यालय के अंदर बैठक बुलाई है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसद और विधायक, साथ में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सभी लोग वहां मौजूद हैं। और इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर समर्पण निधि का जो हिसाब किताब 11 दिन पहले भाजपा की एक मीटिंग में रखा गया था, जहां से 11 दिन के अंदर सिर्फ 10 करोड़ रुपए आए हैं और 150 करोड़ का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। क्या है पूरा मामला, पहले देखिए आप एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस कौन सा चंदा ले रही? कौन से चंदे की बात करो? कांग्रेस ने कभी ना चंदा लिया, ना कांग्रेस कभी चंदा लेती। चंदाखोरी तो भाजपा का धंधा है। भाजपा इसको हर साल धंधा बनाती है। अभी भी करोड़ों रुपए का टारगेट, 150 करोड़ का टारगेट लेके मैदान में कूदते हैं। अरे रेत खनन, शराब माफिया, इतने माफियाओं को आप संरक्षण दे रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार घोटाले कर रहे हैं। एक घोटाले भ्रष्टाचार की कमाई कर दे तो 150 करोड़ रुपए एक दिन में आपका समर्पण निधि इकट्ठा हो जाए। और ये समर्पण नहीं है, टेरर टैक्स है। सत्तारूढ़ पार्टी का टेरर टैक्स है। जबरिया वसूली की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। और इसके आड़ में भाजपा के जो छुटभैये नेता हैं, इनका व्यापार व्यवसाय रोजगार इसी से चलता है। तो ये तो इनका धंधा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा सभी जिलों को समय समय पर आजीवन सहयोग निधि संग्रहण हेतु निर्धारित एक लक्ष्य तय करके अपेक्षा की जाती है कि समाज में अपने समर्थकों से, अपने विचारधारा के प्रभावित लोगों से, ऐसे सभी लोगों से सहयोग राशि एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के ऐसा मध्य प्रदेश के कोष में हम अपना अंश समर्पण करवाएं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोपाल जिलों को लगभग 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अद्यतन की स्थिति लगभग 85 लाख रुपए की राशि का अंश प्राप्त हो चुका है। देखिए, ये वर्ष जो है वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती है और जिस तरीके से भारतीय राजनीति में और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना योगदान दिया था, जिस शुचिता के पैमाने को स्थापित किया था, उसी पर आधारित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से समर्पण निधि अभियान चला रही है। इसमें कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी, जिसने आसमान से लेकर धरती तक का कोई ऐसा घोटाला नहीं छोड़ा, चाहे आप देख लें अलग अलग स्तर पर 2G, 3G, जीजा जी, लैंड स्कैम, कोल स्कैम, उन लोगों को सिर्फ चंदे जैसी भाषा समझ में आती है। मिशन 2023 है ये, जहां पर अब आरोप प्रत्यारोप के साथ समर्पण निधि निकाली जाएगी। विपक्ष इससे समर्पण निधि की जगह पहली जो बोलते हैं जबरदस्ती किसी को आप वसूली का ये पैमाना बता रहा है। कांग्रेस का ऐसा कहना है, लेकिन बीजेपी इसे समर्पण बता रही है, अपने कार्यकर्ताओं का, उनके पक्ष का, उनकी विचारधारा का समर्पण। और इसी खास बहस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आप ही के साथ करूंगा। समर्पण निधि का ये कौन सा कार्यक्रम है जहां विपक्ष इसे पूरी तरह से जबरदस्ती बता रहा है? जबरदस्ती का एक तरह से आप जनता से पैसे ले रहे हैं। विपक्ष का ऐसा निशाना है सीधे तौर पर कि जबरदस्ती पैसे निकाले जाएंगे, जो आपको पैसे देंगे समर्पण के नाम पर, या नहीं होगा तो जबरदस्ती समर्पण कराया जाएगा। ऐसे ही कुछ कहानी है, विपक्ष कह रहा है आपके बारे में। संयम जी, विपक्ष के लिए अंगूर खट्टे हैं और तकलीफ इस बात की है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जिन्होंने सारी उम्र, जब से कांग्रेस का मुझे लगता है हमने देखा है उसका इतिहास, तब से हम जानते हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर आप गूगल भी करें तो कांग्रेस का नाम आता हो। और जैसा कि अभी आपने वक्तव्य दिखाया नेहा जी का, आपने देखा कि नभ से लेकर जमीन, जमीन के नीचे, और फिर उसके बाद कौन सी ऐसी जगह थी जहां घोटाले नहीं हुए। और जो ये बार बार ये लोग शब्द यूज करते हैं चंदा, तो वो जो चंदा है वो समर्पण और चंदे के बीच का जो फर्क है, जिन लोगों को इस फर्क के बारे में नहीं पता कि समर्पण क्या होता है और चंदा क्या होता है, वो क्या समझेंगे कि समर्पण क्या होता है। जिस व्यक्ति के नाम पर ये समर्पण निधि हम लोग ले रहे हैं, वो माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, चुन चुन के एक एक कार्यकर्ता उन्होंने इकट्ठा करा, तब जाके पार्टी आज ये वृहद विशाल रूप ले रही है।
ये हजम करने लायक बात कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके सिस्टम में ये बात आती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो ना 150 करोड़ में ना मिशन ये बात 2023 तो हासिल नहीं होगा दिव्या जी। मिशन 2023 सिर्फ सैयद जी, 150 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा है। सैयद जी, पार्टी जब काम करती है, पार्टी का जब इतना वृहद आकार होता है, जब इतनी बैठकें होती हैं, जब इस तरह का काम सिर पे लिया जाता है, वो आसान तो नहीं होता। अर्थ तो हर जगह आजकल चाहिए, और अर्थ नहीं है तो अनर्थ है, ये भी आप जानते हैं। तो किसी भी काम को अगर आपको बीड़ा उठाना हो, तो बीड़ा उठाने के लिए थोड़ा सा अर्थ की आवश्यकता तो होती है। और इस बड़े महाअभियान में, इस महायज्ञ में अगर कार्यकर्ता अपने आप अगर अपनी अपनी आहुति देना चाह रहे हो, तो किसी को क्या कष्ट होना चाहिए। कांग्रेस को एक्चुअली ये बातें हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके यहाँ ये प्रथा भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है, ये जानते भी नहीं है। हमारा अभी तो हर शुरू भी हो गई है, कार्यकर्ता उनके यहाँ भी हो गई है शुरुआत ऐसा। तो ये मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि अब ये मैंने कमलनाथ जी का नया नामकरण करा है नकलनाथ जी। तो अब क्या हो रहा है कि जो जो प्रथाएं, जो जो कार्यशैली हम लोग यूज करते आ रहे हैं, चाहे वो मंडल की हो, चाहे वो बूथ की हो, चाहे वो बूथ को डिजिटलाइज करने की हो, सडनली कांग्रेस में भी इस तरह का आयाम शुरू हो गया कि चलिए हम भी ऐसा करते हैं। तो ये नकल जो की जा रही है, आरोप ये बड़ी प्रत्यारोप पे नई जवाब ले नकल लेता हूँ। है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं जी। योगेश गुप्ता जी, जी जी जी। चंदा नहीं है, समर्पण ही है। इसे आप चंदा देके आप बीजेपी को भ्रष्ट कह रहे हैं, सीधे तौर पर कहना है उनका। समर्पण है कार्यकर्ताओं का। आपकी पार्टी में भी समर्पण के नाम पे पैसे तो आ ही जाते हैं। मैं बोलूं? पार्टियां तो ऐसे नहीं चलेंगी ना योगेश जी। अरे संयम जी, जवाब लेंगे कि आप क्वेश्चन? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे भी इतना ही समय दें जितना आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया है। आपको ही ज्यादा जवाब देना, क्योंकि प्रत्यारोप आरोप आप ही लगाए हैं। हाँ, देखिए 28,000 करोड़ का बैंक घोटाला, 32,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स अडानी पोर्ट पर, अभी हाल ही में उजागर हुआ कोल घोटाला, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ वृक्षारोपण घोटाला, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला। ये घोटालेबाजों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। सबका नाश और भारत की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको समर्पण निधि बता रही है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद एक फेयर एंड लवली स्कीम के माध्यम से इसी प्रकार का कलेक्शन किया। पुनः मिशन 2023 और उसके तत्पश्चात 24, ये चंदाखोरी, सीना जोरी और चंदा चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 मूल मंत्र हैं। इनको जनता के ज्वलंत मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आज मोदी लेकिन राजनीति करने के लिए चंदा और समर्पण तो लगेगा ही ना किसानों की बात। योगेश जी, एक मिनट सर, एक मिनट मुझे बुलाएं तो कम से कम मेरा जवाब तो लें। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। आज मोदी जी रोजगार पर बात नहीं करते, किसानों के समर्थन मूल्य पर बात नहीं करते, महिला अत्याचार पर बात नहीं करते, काला धन पर बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी और उसके फंड का विकास कैसे हो, इसके ऊपर काम करते हैं। चंद मित्रों के हितों को साधने का काम करते हैं। ये मोदी सरकार की स्पष्ट रूप से कार्यप्रणाली है और कार्यशैली है। पूरा देशवासी और प्रदेशवासी समझता है। तो इसमें इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम दिया, तो आज ना तो ये भारतीय जनता पार्टी ठाकरे जी की बीजेपी है, ना अटल जी की है, ना अडवाणी जी की है। ये मोदी जी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो 12th के बाद इंटरमीडिएट करने वालों को लैपटॉप बांटती है। मतलब इनके जुमलों की पराकाष्ठा है। योगेश गुप्ता जी, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और उसमें पैसा कहां से आएगा, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो मैं बीजेपी से ही पूछ लेता हूं आखिरकार, क्योंकि समर्पण निधि के बाद जो नुकसान होता है वो भी हम बात करेंगे उस पर। जनता में भेदभाव जो होता है उस पर भी आगे जाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस भी यदि चुनाव लड़ेगी तो पैसा तो आएगा ही, कहां से आएगा? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार के क्रियाकलापों को अंजाम नहीं दिया है। सदस्य बनाए जाएंगे डिजिटल माध्यम से। 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का टोटल कलेक्शन 540 करोड़ रुपए, और 2014 जब से मोदी जी केंद्र में आए
और आज 2021 तक 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी का 4,558 करोड़ रुपए का कलेक्शन, ये फंड का विकास है। ये दिल्ली ट्रांसपेरेंट में 5 आंकड़े स्टार तो से दोनों बढ़िया। पार्टी के नहीं है। ट्रांसपेरेंट यदि बात करें, ट्रांसपेरेंसी दोनों पार्टियों में नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि ऐसा अभी तक सामने आ ही नहीं अभी पाया कुछ ही है दिन जो पहले- असलियत है। कुछ ही दिन 150 करोड़ की पहले फंडिंग रखी है भाजपा ने। प्रमुख समाचार पत्रों ने बाकायदा ये छापा था कि किस पार्टी का कितना फंड पिछले कई सालों में एकत्रित हुआ है। सेकंड नंबर पर मायावती जी आती हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? वो सिर्फ दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े। में काबिज है। ये देशवासी, प्रदेशवासी, हमारा युवा किसान भली भांति समझ रहा है। आगामी 10 मार्च को निश्चित रूप से मोदी जी को वैसे ही रिजल्ट दिए जाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं। दिव्या जी, अब 150 करोड़ का लक्ष्य रखा है पार्टी ने। अब पैसे आ भी गए कहीं से, तो बात यह है कि जो पैसे आते हैं समर्पण के नाम पे, उन 5 सालों में यदि आपकी पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या उसी रसीद वालों के काम होते हैं, आम आदमी के काम नहीं होते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर जब बात जाती है तो जिसका बीजेपी को समर्पण निधि में समर्पण मिला है उसी का काम पहले होगा। ये भेदभाव और आम जनता से जुड़ा सीधा सवाल है एक, इसको लेकर क्या राय है? जी दिव्या गुप्ता जी। मिटाना चाहूंगी, हाँ, थोड़े से भ्रांतियां मिटाना चाहूंगी। माननीय योगेश जी बहुत ही हमेशा उत्तेजित होकर कुछ कुछ बयानबाजी दे जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो जितना है ये सब कुछ भ्रष्टाचार, और वो भूल गए कि ये कोल स्कैम है, ये 2G स्कैम है, ये 3G स्कैम है, ये कॉमनवेल्थ स्कैम है। और हमारे माननीय जो राष्ट्रीय जो हमारे जमाई राजा है, उनके जो सारे स्कैम है वो सारे के सारे स्कैम हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कितने प्रिय स्कैम्स है वो, और हम कितने करोड़ों 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 लाखों करोड़ों के स्कैम्स हमने देखे हैं। तो कांग्रेस मैडम, 2G स्कैम में आप ही की केंद्र शासित मोदी सरकार ने सर, क्लीन मैंने चिट दी आपको है। बहुत शांति से सुना। बोल मैंने आपके सारे योगेश जी, आरोप उन्हें कहने बहुत तो शांति दीजिए। से सुने। यूपीए 2 का थोड़ा सा बता रही है, यूपीए 2 की कहानी थोड़ी सी बता रही है, बताने दीजिए। मैंने तो मैं अभी बहुत इनकी छोटी बात- सी झलक दिखलाई है, आपको इतनी तिलमिलाहट माननीय क्यों हो जाती है? उच्चतम मैंने न्यायालय बहुत छोटी सी से झलक दिखलाई है। थोड़ा कुछ ही संयम दिन तो रखिए। पहले ये निर्णय आया है कि संयम के 2G साथ स्कैम हुआ ही नहीं था। योगेश जी कहने दीजिए, आपको ही पूरा वक्त दिया और आप ही के आरोप हैं तो आप ही से ज्यादा बात करूंगा मैं, फिक्र मत कीजिए, लेकिन उन्हें कहने दीजिए थोड़ा सा। योगेश जी। अरे मैं तो दिव्या जी बोलिए। कर रहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश बता रहा था। हेलो, हाँ जी दिव्या जी बोलिए। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ योगेश जी को एक आईना छोटा सा दिखाना चाह रही थी कि वो भूले ना, उनके स्मरण में रहे। दूसरा जो आपने बात कही संयम जी कि जिनकी पर्चियां कटी है क्या सिर्फ उन्हीं का काम होगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि हितग्राही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले आता है। अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता करना सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को आता है। हमने इस बात की चिंता सदा रखी कि हितग्राही जो है उसके साथ अन्याय कभी ना हो, जो होता चला आया है, जिसके बारे में हमेशा सिर्फ वादे करे गए और पूरे नहीं हुए। इस बात की चिंता मैं इसलिए आपको बार बार बताना चाहूंगी, योगेश जी को स्मरण में लाना चाहूंगी कि जब से हम छोटे थे तब से हम माननीय इंदिरा गांधी जी से सुनते थे गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा। तो ना वो गरीबी हटी, ना उस बात को लेके 70 साल तक हम चलती रही हमारी रेलगाड़ी पर गरीब गरीब ही रहा। हमने ये बदलाव कभी नहीं देखा था कि आज एक हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर, अपना छत, अपना आशियाना पाता तो है और खून के आंसू नहीं, वो आज खुशी के आंसू रोता है। ये तकलीफ, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और कांग्रेस की सरकार में। ये जो हितग्राहियों तक पहुंचने की एक कवायद हुई है, ये जो बदलाव हुआ है, और फिर लेकिन 150 करोड़ में समर्पण जो आएगा 150 करोड़ का, उससे पार्टी चुनाव लड़ लेगी दिव्या जी, क्योंकि फंडिंग जो निकल के आती है वो इनसे ज्यादा रहती है। नहीं, फंडिंग का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के अनुसार ही होता है, और जो लक्ष्य रखा जाता है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। उसमें कहीं कोई इस तरह का दुराग्रह, दुराभाव कहीं नहीं होता कि इसने करा तो इसलिए होगा और उसने करा तो इसलिए होगा, ऐसा कहीं हुआ है। तो फंडिंग जो मानी गई है, जो रखी गई है, उसी लक्ष्य के आधार पर काम होता है, वरना नहीं। उसमें कहीं डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड नहीं होता है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं होती, ये कांग्रेस में होती है कि बोला इतना गया था और अनडिक्लेयर्ड अंडर द टेबल इतना सारा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके सामने जवाब ले लेता हूँ योगेश जी, कहिए।
देखिए संयम जी, दिव्या जी ने हितग्राहियों की बात करी। शिवराज जी पिछले 16 साल से प्रदेश के मुखिया, आज हमारे मध्य प्रदेश के युवा 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर। गूगल सर्च की बात करी दिव्या जी ने, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक भ्रष्ट नेताओं के नंबर 1 है नरेंद्र मोदी जी। ये गूगल पर आप डालेंगे आएगा। प्लीज गो अहेड एंड सर्च। ऑथेंटिक बात नो 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 नो, है ना। बिल्कुल नहीं। दूसरी बिल्कुल देखिए, नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला आप था, अभी सर्च मैं आपके करिए। बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ होना स्वाभाविक गलत है, बात। आपका बौखलाना मैं इसलिए स्वाभाविक आपसे है। शेयर करूं। मैं देखिए, आप लोग दूसरे सत्य फोन पे बर्दाश्त नहीं कर सर्च कर रही पाते, हूं। आप लोग सत्य नो, नो, बर्दाश्त नो। नहीं कर पाते, डिबेट खराब कर रहे हैं, है ना। कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश पिछले 8-9 सालों से यथावत बना हुआ। किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 यथावत बनाए हुए। कौन से हितग्राहियों का हित साधा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मामा शिवराज ने या 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने? किसानों की जो आत्महत्या का मामला है उस पर बात हो चुकी है। जैसे बता दूं योगेश जी आपको कि उसमें फसल बीमा की योजना चल रही है, अब उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। बैंकों के साथ मिलके कई सारी जो निधियां होती हैं उनके जो पैमाने होते हैं उन सब के ऐसे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। किसानों के पास फर्जी मैसेज आते हैं और वो सरकारें, दोनों सरकारों के राज में किसान परेशान है। आज तक किसान का मामला सुलझ नहीं पाया है। फसल बीमा में घोटाला, 2 साल से किसानों को फसल बीमा की मुआवजा राशि नहीं मिली है। लेकिन योगेश गुप्ता जी पहले ये भी तो बताइए कि कांग्रेस के पास कहां से आएगा समर्पण? बीजेपी तो 150 करोड़ का लक्ष्य लेके चली, कांग्रेस कितना लक्ष्य लेगी? जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात पहले करूंगा। 100 करोड़ से ये 150 करोड़ पे पहुंचे, अभी तक 10 करोड़ का इनका कलेक्शन हुआ है। निश्चित रूप से ये व्यापारी उद्योगपतियों के माध्यम से उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे और जब वो उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी को ये डोनेशन देंगे, निश्चित रूप से उनके हितों को साधा जाएगा। जिस प्रकार केंद्र में मोदी सरकार अडानी अंबानी जी जैसे कुछ चंद उद्योगपतियों के हितों को साध रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो अर्थव्यवस्था मिली थी, आज बीजेपी का 150 का लक्ष्य है, यदि वो बढ़ेगा तो भी हम जनता को बताएंगे और उस पर सवाल भी खड़ा किया। लेकिन कांग्रेस का भी तो पैसा कहां से आएगा चुनाव लड़ने? योगेश जी एक सवाल वो भी है अभी वो तो बताना नहीं, वो तो बताना नहीं। अपने आप सब दूध बोले, वो तो बताना नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के कुकृत्यों को कभी भी अंजाम नहीं दिया। हमने कभी किसी को दबाव नहीं और घोटाले पे घोटाले होते चले गए, घोटाले पे घोटाले होते चले गए। हमने कोई पुरानी कांग्रेस का सब दूध के खुले हैं, आप सबने कभी भ्रष्टाचार नहीं करा। आप 558 करोड़ रुपए। दिव्या जी एक सेकंड बस, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, उनसे जवाब पूरा कर लूँ। योगेश जी आप कौन डिबेट खराब कर रहा है? दिव्या जी भाषण दे रही थी उनके समय में। जी योगेश जी बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। इन्होंने 2G स्कीम की बात करी थी, ये शायद भूल गई है कि 4-6 महीने पहले माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था जिसमें उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया है अपने निर्णय में कि 2G स्कीम हुआ ही नहीं था। एक र्यूमर पूरे देश में फैलाया गया था निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए और सत्ता हथियाने के लिए। तो कितना रोकेंगे योगेश जी? लेकिन 2G क्या 3G कॉमनवेल्थ लगे हुए हैं, घोटालों की बात तो बाद में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम समर्पण निधि और चंदे पे कर रहे हैं। समर्पण निधि को लेकर बीजेपी ने नाम दिया है समर्पण निधि, पैसे जो आने हैं चुनाव के लिए। अब चंदा नाम से आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है चंदा को लेकर। दिव्या जी समर्पण के बाद जो पैसा आ गया है 10 करोड़ आया है, अभी 150 का लक्ष्य है, वो भी हासिल हो जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 150 करोड़ में ही पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा लड़ लेगी? अरे साहब, चंदा चोरी और चंदा खोरी। सबसे पहले संयम जी मैं जवाब देना चाहूंगी योगेश जी का। 10 करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, मैंने गूगल करा है, मेरे सामने गूगल का सर्च सामने है। नरेंद्र मोदी टॉप पर है, नरेंद्र मोदी जी टॉप पर है, अमित शाह दूसरे नंबर पर है, अमित शाह दूसरे नंबर पर है, मोहन भागवत जी तीसरे नंबर पर है, मोहन भागवत जी तीसरे नंबर पर है और शिवराज सिंह चौहान चौथे नंबर पर है। योगेश जी बोल दीजिए थोड़ा सा। पहले नंबर पर मोदी जी, दूसरे नंबर पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर मोहन भागवत जी, चौथे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान।
ये चार्ट हमारा लक्ष्य है समर्पण निधि वर्सेस चंदा। आप लोग दोनों कहीं ना कहीं डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। समर्पण निधि पर वापस लौट कर आएंगे। दिव्या जी, समर्पण निधि की बात करूंगा, कैसे 150 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस नहीं कहना चाह रही है कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन आपने 150 करोड़ का कहा है, तो उसमें 150 करोड़ में क्या गारंटी है कि पूरा चुनाव हो जाएगा मध्य प्रदेश का? मिशन 2023 है आपका। संयम जी, पार्टी का काम विद इन द पार्टी जब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, देखिए कार्यकर्ता अपनी तरह से काम करता है, कैंडिडेट अपना खर्चा करता है, पार्टी के अपने कुछ काम होते हैं। ये निधि अच्छी निधि है, बड़ी निधि है, इससे काम चलाना ही होगा। 150 करोड़ ना बहुत छोटी रकम है ना बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 1.5 साल का समय है, जब तक 2023 तक हमको चुनाव तक लेकर जाना है। पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ हमको न्याय भी करना होता है। आसान नहीं है इतने वृहद पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलना। जब आप एक कार्यक्रम करने चलते हैं तो किसी को भोजन भी कराना पड़ता है, किसी के साथ भी खड़े होना पड़ता है, झंडे, बैनर, कार्यक्रम, आवास, जगह, बहुत खर्चे होते। ये खर्चे कहाँ से आएंगे? ये खर्चे उसी समर्पण निधि से आएंगे जो कार्यकर्ता समर्पण दे रहा है पार्टी को, और ये समझता है कि मैंने मेरी माँ को कुछ दिया, क्योंकि वही माँ है जिसके कारण मुझे आज आइडेंटिटी मिलती है। तो ये जो आइडेंटिटी के लिए हम लोग दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं, इस बात के लिए नहीं कि मुझे उससे पलट के कुछ रिटर्न चाहिए, इसलिए क्योंकि ये मेरी माँ है, इसने मुझे कुछ हमेशा सींचा है, आज तक खड़ा करा है। पार्टी में डोनेशन की बात बताऊं यदि मैं आपको, तो दोनों की वेबसाइट जो बीजेपी कांग्रेस, दोनों वेबसाइट में डोनेशन चालू है। जो भी व्यक्ति, आम आदमी भी यदि पैसा देना चाहता है तो आपकी पार्टी को पैसा फंड कर सकता है, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 10,000 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो। लेकिन जो समर्पण निधि का लक्ष्य रखा है उसमें पैसा कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगहों से भी लोग देते हैं। जैसा आपने बताया कि जो आपके मानसिकता, आपकी पार्टी की सोच को पालन करते हैं, वो लोग भी आगे आके आपको फंड करते हैं। अब होता क्या है कि जो फंडिंग होती है ना दिव्या जी, उसके बाद उन्हीं के काम 5 साल ज्यादा होते हैं, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नौकरी पेशा या आम आदमी, गरीब नहीं, व्यापारी वर्ग का या फिर उच्च वर्ग के लोग होते हैं। उनसे ही आप 150 करोड़ का लक्ष्य लेके चलेंगे और उन्हीं के काम फिर ज्यादा होते हैं और आम आदमी वहां पिस जाता है। ये मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं, लेकिन पहले जवाब आपसे लूंगा दिव्या जी। संयम जी, मैंने यही कहा कि ये सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांति के साथ क्या होता है कि हम एक परसेप्शन ले लेते हैं, एक परसेप्शन के साथ चलते हैं कि जिसने ज्यादा पैसा दिया उसका काम पहले होगा, छोटे कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे लिए हर छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उसने हर उस समय पे साथ दिया है जिस समय पे पार्टी को उस झंडे की आवश्यकता थी, उस बैनर की आवश्यकता थी, उस कर्मी की आवश्यकता थी। इसलिए ये पार्टी में कभी भी ऐसा कहीं व्यवहार नहीं देखा गया कि एक छोटे कार्यकर्ता को निगलेक्ट कर हम कभी आगे बढ़े हों, या हमने सिर्फ अपनी गाड़ियों में खड़े करे हों, हम गाड़ी से नीचे ही ना उतरे हों, हमने शीशे ही ना नीचे करे हों। एक ऐसा पार्टी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी है जो उड़न खटोले में जाते तो हैं लेकिन उसमें से निकलते नहीं बाहर। तो ये बहुत सारे जो अलग अलग तरह के वर्किंग पैटर्न्स हैं, ये वर्किंग पैटर्न्स भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पार्टी ने मिशन की तैयारी कर ली है योगेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन तैयार कर लिया है। आम जनता के काम अभी बाकी हैं, आम जनता से भटक रही है पार्टी। तो क्या आपकी पार्टी उन्हें पकड़ के चलेगी जो लक्ष्य हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर? क्योंकि मिशन में जब लग जाते 1 साल पहले तक, और चुनाव जीतने के 1 साल 6 महीने तक उसकी खुशियां मनाना है, चुनाव आ जाए तो 1 साल पहले मिशन में लगना है, क्योंकि आपकी पार्टी भी लगी, तो फिर मूलभूत सुविधाओं की ओर कौन ध्यान देगा? योगेश गुप्ता। देखिए संयम जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे, जो मुख्य रूप से बेरोजगारी, किसानों की लाचारी, महिला अत्याचार, कुपोषण और कोविड में मरने वाले जो लोग हैं। आज देखिए भारतीय, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं का विकास, स्वयं के फंड की विकास की बात कर रही है, मगर कोविड में मरने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक मुआवजा राशि नहीं दी गई, ना ही उनके परिजनों को सरकारी नौकरियां दी गई, जैसा कि कोर्ट का आदेश था। परिवार के परिवार तबाह हो गए, लेकिन बीजेपी के लोग केवल अपनी और अपनी पार्टी और अपने वर्करों की हितों को साधने की बात और कवायद में हमेशा लगे रहते हैं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। वो तो महामारी एक्ट जो आया था उसके तहत एक पैसे की राशि दी जाती है, लेकिन जैसे ही महामारी आई उससे पहले सरकार ने उसे खत्म कर दिया, जिससे पैसों का जो राजस्व है वो जनता को ना देना पड़े। वो उसका कानून में उन्होंने उपयोग किया है उसका, यह कहा जाए कि बिल्कुल
नस पकड़ ली जनता की, वो सबके सामने है। कोई तर्क ना हो, 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड सेकेंड वेव में दम तोड़ा है। कोविड में मरने वालों में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने, परिवार के परिवार तबाह हो गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए 50-50 हजार ही सही, लेकिन 2 आप उनको राहत राशि बताइए केंद्र सरकार ने कितनों को दी या शिवराज सरकार ने कितनों को दी? कोई आंकड़े हैं क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास? योगेश जी, आप ही से आखिरी सवाल कर लेता हूं, उसका दिव्या जी के पास जाऊंगा। अब कांग्रेस पार्टी का कौन सा चंदा आएगा, कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 150 का लक्ष्य वहां है, आपने अभी लक्ष्य बताया नहीं है। कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ने वाली, वो भी क्लियर कर दे तो सबसे बेहतर होगा जनता के लिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपने जो सदस्यता अभियान के माध्यम से जो राशि जुटेगी और जो सहयोग कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात करने वाले लोगों से मिलेगा, उसके आधार पर। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाया खर्चा नहीं करती है। विज्ञापन प्रचार प्रसार से सरकार बनाने की तो फिजूल के तर्क हैं योगेश जी, क्योंकि ना बीजेपी हो या कांग्रेस, दर्शक सब जानते हैं कि 150 करोड़ में भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और फिजूल के जो आप बोल रहे हैं, फिजूल के खर्च नहीं करते, तो उसके बिना भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी, ये दर्शक जानते हैं। तो हम लोग जबरदस्ती फिर लगे ना, क्योंकि 150 करोड़ का लक्ष्य आप बताना होगा आपको योगेश जी, कोई एक लक्ष्य। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, जनादेश दिया था, और बिना किसी धन बल बाहुबल के आधार पर हमने जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाया, उनके समक्ष रखा। उन्होंने हमारी बात को आत्मसात किया। शिवराज जी के 16 साल के दुशासन का आकलन किया, तत्पश्चात कमलनाथ जी को उन्होंने जनादेश दिया। यही होने वाला है 2023 में। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता हमेशा अपनी और अपने पार्टी फंड की बात करते हैं, ना तो जनता कर्मचारी के फंड की बात करते हैं, ना किसान के समर्थन मूल्य की बात। ठीक है योगेश जी, आप फंडिंग की जगह मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, ये आपका जवाब है। मैं पूछ लेता हूं दिव्या गुप्ता जी, आखिरी सवाल। आपने 150 का लक्ष्य तय किया है, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी, मुद्दों के लिए प्रचार की जरूरत नहीं है, ऐसा कांग्रेस का जवाब है, क्योंकि वहां कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया अभी लड़ने के लिए। जी दिव्या गुप्ता। संयम जी, आपको हास्यास्पद नहीं लग रहा है ये सारा का सारा वार्तालाप? और मुझे तो पूरा का पूरा आप दोनों के तर्क ही हास्यास्पद, क्योंकि दर्शक सब समझ रहे हैं कि ना ही 150 करोड़ में चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो प्रचार करने के लिए जो पंपलेट निकाले जाएंगे मुद्दों में, वो भी करोड़ों के छपते हैं। दर्शक सब समझ रहे हैं। दिव्या जी नहीं, मुझे इससे लगता है हमने तो एक लक्ष्य आपको निर्धारित करके दिया ना, तब से योगेश जी इधर उधर कर रहे हैं, एक लक्ष्य की चर्चा उनसे नहीं हो रही है। तब आपके पास ना कोई फिगर है, ना कोई फैक्ट है, ना तर्क के अलावा उसी पर्टिकुलर टॉपिक के तर्क के अलावा बाकी सब घुमाई हो रही है, लेकिन उस विषय पर चर्चा नहीं हो पा रही उनसे। तो क्या वो बताएंगे कि उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित करा है, कहाँ से लेंगे, किस तरह से लेंगे, चुनाव प्रचार में क्या हवाई बातें करेंगे, आना जाना पेट्रोल खर्चा कहाँ से लेकर आएंगे, और ये जो इतना बड़ा जो चुनाव लड़ना है, वो चुनाव को कहाँ से, कौन सा धन जाते जाते योगेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, समय की बहुत कमी है मेरे पास। जी योगेश जी कहिए, बहुत सेकंड्स में। देखिए, जन जागरण अभियान के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उसी दौरान उनसे सहयोग राशि भी दी जा रही है। जरूर अभियान दोनों साइड है योगेश जी, अभियान आपका भी चल रहा है, घर घर चलो अभियान, बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सिर्फ कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी कभी भी चंदा करने की राजनीति नहीं करती है। चंदाखोरी, चंदाजोरी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। समर्पण है दिव्या जी, लेकिन 150 करोड़ में चुनाव कैसे होगा? बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का। दिव्या गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, समय की बहुत कमी है। योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बीजेपी और कांग्रेस, भाजपा का 150 करोड़ का लक्ष्य है, तो कांग्रेस सिर्फ मुद्दों पर लड़ेगी। मुद्दों को लड़ने के लिए भी एक तरह से एक तरीका निकाला जाएगा, लेकिन उसमें भी फंडिंग लगेगी। और ये आप जानते हैं कि 150 करोड़ में भी पूरा मध्य प्रदेश का क्या, यदि मैं सीधा कहूं मध्य प्रदेश के एक प्रांत का चुनाव भी 150 करोड़ में नहीं होता है। तो फिर ये 150 करोड़ का लक्ष्य सिर्फ चुनाव आयोग को दिखाने के लिए है, या फिर समर्पण निधि का ये जो समर्पण है वो आपकी आंखों में धूल है, क्योंकि आपको समझना ही है 150 करोड़ में समर्पण निधि। और कांग्रेस का तो कहना है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों में यदि पैसे खर्च नहीं होंगे तो वो भी आपको समझना है। लेकिन दोनों में कौन कितना सत्य है, ये वक्त के साथ मिशन 2023 पार्टियों के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए भी मायने रखता है।
क्योंकि आप एक ऐसी स्थिर सरकार देंगे जो मध्य प्रदेश में 5 साल आपके हित का काम करेगी। कौन होगा वो, ये आपको सोचना है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।